लोगों ने लैग्रेंजेस इक्वेशन पिछले क्लास में डिराइव किया था, जो हॉलोनोमिक सिस्टम्स के लिए था। वो ये था, मैं आपको एक बार रिपीट करके लिखता हूँ, d/dt ऑफ d/L/d/Q माइनस d/L/d/Q इक्वल टू दिस इज Lagrange's equations। इसको आप अपने माइंड में कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह बैठा लो। इक्वेशंस, मैं इक्वेशंस वर्ड क्यों लिख रहा हूं, उसका रीजन आप जान लीजिए कि ये है तो I = 1, K = 1 to n तक के लिए है। kth पार्टिकल के लिए हमने इस इक्वेशन को लिखा है। जब बहुत सारे सिस्टम में पार्टिकल्स होंगे तो सारे पार्टिकल्स के लिए हमको ये इक्वेशन इस रूप में यूज करनी होगी। तो लैग्रेंजेस इक्वेशन आप एक पार्टिकल के लिए, kth पार्टिकल के लिए कहते हो तो हम इक्वेशन इसमें लिख सकते हैं फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम्स। ये हुआ लैग्रेंजेस। पिछले टर्म पे हमने इसको यूज करके एक इक्वेशन आपसे खुद कहा था कि न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन आप खुद करिएगा, तरीका बताया था, सिंपल पेंडुलम भी करके दिखाया था। अब आप देखिए कि आप न्यूटोनियन अप्रोच से एक प्रॉब्लम करते रहे हैं एट वुड्स मशीन, इसको करके देखते हैं। इसका एप्लीकेशन एट वुड्स मशीन में होता क्या है कि एक ये जो है एक स्मॉल स्मूथ पुल्ली है, उसमें दो मासेस हैं। एक मास इन्होंने जो फिगर में दिखाया है इसको इन्होंने M1 कंसीडर किया है और दूसरे मास को M2 कंसीडर किया है। ठीक है, निश्चित रूप से अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप ये देखिए कि सपोज करते हैं ये सेंटर है उसका, हम हाइट इसकी मान लेते हैं ये x है और टोटल लेंथ अगर स्ट्रिंग की है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेंथ ये कह सकते हो इज L, ये हम एज्यूम करते हैं। तो जब ये लेंथ x हो चुकी है तो ये कितनी बचेगी, L minus x। अब मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूं। Obtain the equation of motion of a system of two masses. This is the system of two masses connected by an inextensible string passing over a smooth pulley। इसी को कहते हैं हम लोग एटवुड्स मशीन। फिगर के हिसाब से हमने ड्रॉ कर दिया है। तो the Edwards machine is an example of conservative system with holonomic constraints। constraints आप लोग पढ़ चुके हैं। The pulley is small, massless। हाँ, पुल्ली को हम लोगों ने, क्योंकि इसका मास होता है लेकिन हमने कंसीडर मासलेस किया है पुल्ली को। ये कंसीडरेशन पढ़ना जरूरी है। प्रॉब्लम को जब तक आप समझे ना तब तक सॉल्व नहीं करना चाहिए। The pulley is small, massless and frictionless। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस। Let the two masses, ये डिस्क्रिप्शन है, M1 and M2 which are connected by an inextensible string of length L, suppose x be the variable vertical distance। ये एक्चुअली अगर मोशन होने लगता है, छोड़ देते हैं तो जो सपोज करते हैं इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा, ये ऊपर जाएगी, लेकिन किसी चूंकि वेरिएबल हमने x को वेरिएबल मान रखा है, ये x बदलेगा उसी हिसाब से L minus x भी बदल जाएगा। लेकिन जहां भी है एक ना एक जगह हमको दिखाना तो पड़ेगा ही, वो हमने शो किया हुआ है। Thus there is only one independent coordinate x, the velocity। अब इसमें आप क्या करोगे, आप q1 2 qk
आप एज्यूम करते हो, तो इसमें कोऑर्डिनेट तो सिर्फ एक ही बचा ना, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। कितने बचे? सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट x, वही वेरिएबल है। तो अब इसके लिए हमने पहले भी आपको बताया था, जो वेलोसिटी होगी वो dx बाई dt कही जाएगी, और इसको आप x डॉट कह सकते हो, और v2 क्या कहोगे? d बाई dt ऑफ l माइनस x होगा, जो कि माइनस x डॉट कहलाएगी। अगर इसकी वेलोसिटी v1 की v कहते हो तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस, यही बताना है। इसको अगर आप x डॉट कहते हो तो ये माइनस x डॉट होगी। ये बेसिक चीजें होंगी। रही बात इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पहले हमने सब पिछले टर्म में समझाया था कि जो लैग्रेंजियन है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, इसको आप रट लीजिए। लैग्रेंजियन L इज T माइनस T, T इज काइनेटिक एनर्जी और V इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको इस प्रॉब्लम को इस लैग्रेंजियस इक्वेशन से सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले L निकालना होगा। रही बात q के डॉट की जगह पे क्या आ गया है, आप समझ लीजिए q के की जगह पे क्या आ गया है, तो यहां पर रिप्लेस क्या होगा? सिंपली हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ डेवर L अपॉन डेवर x डॉट। सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कोई केयर है नहीं, माइनस डेवर L अपॉन डेवर x हो जाएगा इक्वल टू 0। दूसरी बात, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम t और v निकालें। क्या निकाले? t और v। तो अब देखिए इन्होंने सॉल्यूशन में t को हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हैं। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी ले लो, इसकी ले लो, तो t कितना होगा इसमें? t इक्वल टू हाफ m1 मास है x डॉट स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी हो गई, प्लस हाफ m2 माइनस x डॉट का स्क्वायर क्या है? ये भी x2 डॉट x डॉट स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि वेलोसिटी जितने वेलोसिटी से अमाउंट में ऊपर जाएगा उतने ही वेलोसिटी से ये नीचे जाएगा। तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं, डायरेक्शन में फर्क है। एक अगर हम x डॉट कहते हैं तो दूसरी माइनस x डॉट, लेकिन मासेस में डिफरेंस है। तो अब इसको कह सकते हो हाफ m1 प्लस m2 और x डॉट स्क्वायर आ गया कॉमन, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। और v आप क्या करोगे? m1gx कह दीजिए माइनस m2g l की जगह पे l माइनस x। हाइट का फर्क हो रहा ना, हाइट का फर्क भी वेरिएबल है। जब x हमने कोई भी कंसीडर किया है तो m1gx इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी m2g, जो हाइट दिखाई है वो l2 माइनस x दिखाई है, दोनों में ही डिफरेंस है। तो अब जो है हमने l अगर निकालना है तो t माइनस v करोगे तो हाफ m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर प्लस m1g x प्लस m2g l माइनस x। अब मैं आप पे छोड़ता हूं, इससे आपको क्या निकालना है? एक तो डेवर l बाई डेवर x निकालना है और दूसरा इस इक्वेशन के हिसाब से। देखिए पहला काम है लैग्रेंज इक्वेशन को जानना, हमने जान लिया। दूसरा काम है ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को उस प्रॉब्लम के हिसाब से जानना। तो जब हमने प्रॉब्लम को देखा तो उसमें एक ही वेरिएबल निकल के आया x। टोटल लेंथ l इज कांस्टेंट। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से हमने दोनों मासेस को बांध रखा है, ठीक है। तो ये अगर x हाइट पे है पुल्ली हमारे इस मास से, तो इसकी हाइट हो जाएगी l माइनस x, ठीक है। तो अब इसमें l तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? x है। तो x के हिसाब से ही हमें लैग्रेंज इक्वेशन को यूज करना होगा।
तो हम इसको इस तरीके से लिख लिए। दूसरा काम हमको लैग्रेंजियन करना होता है, सबसे बड़ा काम लैग्रेंजियन है। तो एनर्जी निकालना आपको पहले से आता है, ठीक है। तो चूंकि दो मासेस है तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर करोगे। v1 कितना है, वेलोसिटी एक्चुअली चूंकि बंधे हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव ही नहीं कर सकते। ये अगर x डॉट v से चल रहा है तो ये माइनस v से चल रहा है। हमने निकाल के भी देख लिया कि कितना होगा, dx by dt बने x डॉट और दूसरा d by dt हो l माइनस x लिखोगे तो माइनस x डॉट निकल के आ रहा है। ये डॉट दिख रहा है तो माइनस x डॉट निकल के आ रहा है। अब इससे हमने काइनेटिक एनर्जी अलग से देख ली, ये निकल के आ गई। पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल के देख ली। लैग्रेंजियन फंक्शन L इक्वल टू t माइनस v होता है, सॉरी तो इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी को हमने एक्चुअली जो हमने हाइट ली है वो हमने ये वाली ऊपर दिखाई है ना, उसके उल्टा चलेंगे नीचे की ओर, माइनस दिखाई जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में माइनस लगेगा, ये प्लस माइनस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, ये प्लस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब माइनस माइनस करेंगे t माइनस v में तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये t माइनस v लिख गया। अब इससे आप निकालिए, आप खुद निकालिए, डेवर l अपॉन डेवर x कितना आता है। हम तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, निकाल के दिखाएंगे नहीं, इतनी छोटी सी चीज है। और फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये बेसिक इक्वेशन हमने मिटा दी है। लैग्रेंजियन t माइनस v होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो डेवर l अपॉन डेवर x जो इन्होंने निकाल के दिखाया है वो है, सॉरी पहले हम लोग ये निकालते हैं, डेवर l अपॉन डेवर x डॉट इक्वल टू, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, m1 प्लस m2 x डॉट। सिंपल सा है एक्चुअली। जब पार्शियल करते हो, जब आप x डॉट से करके दिखाओगे तो x से कोई लेना देना नहीं होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये सिंपली x डॉट स्क्वायर का 2x डॉट आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 लिखा हुआ है सच लिख दिया, और x डॉट स्क्वायर का x डॉट सिंपली हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब आप डेवर l अपॉन डेवर x करोगे तो ये निकल के आ जाएगा, यहाँ पे इसका x का करोगे तो 1 हो जाएगा, और इसका l माइनस x में माइनस चला जाएगा, l का कुछ होगा नहीं। तो कुल मिला के इन्होंने फाइनल जो निकाल के देखा है वो ये है m1 माइनस m2 g, m1 माइनस m2 into g। अब यहाँ पे उठा के रखिए, इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी, इसकी वैल्यू पता है d अपॉन dt ऑफ m1 m2 into x डॉट माइनस m1 माइनस m2 into g। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे का तो क्या हो जाएगा, x डबल डॉट हो जाएगा। तो फाइनली निकलेगा क्या, फाइनल इक्वेशन क्या होगा, फाइनल इक्वेशन हो गई बात आके आपकी, इसको मिटा दूं, m1 प्लस m2 x डॉट का हो गया x डबल डॉट माइनस m1 माइनस m2 g x आ जाएगा सिंपली। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करना कहाँ था, सिर्फ d बाई dt ऑफ डेवर अपॉन डेवर x डॉट का करना था इक्वल टू g। अब इसको साइड वाइज चेंज करके लिख लीजिए, x डबल डॉट इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g। अब आप पुराने वाले से कंपेयर करिए, कभी आपने लगाई होगी, x डबल डॉट का मतलब होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर, या एक्सीलरेशन a, जिस रूप में कहोगे d2x अपॉन dt स्क्वायर
बराबर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, या फिर आप a इक्वल टू m1 माइनस m2, जिस रूप में जिस लेवल पे जब आपने 11 12 पे करा होगा तब आप एक्सीलरेशन ही सीधे लिखते थे, आप एक्सीलरेशन निकालिए, क्या आपने करा? तो अब आपने देखा कि आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली और एक कोऑर्डिनेट वेरिएबल के रूप में पहचान लिया, वो x आ गया। हमने सीधे सीधे जो लैग्रेंज इक्वेशन होती है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो सॉल्यूशन निकला उसको आप देख रहे हैं। इसी तरीके से आप और जो प्रॉब्लम्स आती रही हैं पेपर से सॉल्व कर लीजिए, और जो आपको देखनी, जैसे इसमें कंपाउंड पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम आप कर सकते हो। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं जो कि डिफरेंट टाइप की चीज़ है, वो एलसी सर्किट है। देखिए जहाँ भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आप यूज़ करोगे वो मैकेनिकल हो गया, लेकिन अगर हमारे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस है ना, जहां पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करोगे तो वहां पे जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, जैसे आप एलसी सर्किट यूज करते हो, क्या करते हो, एल और सी सर्किट, ये एल है, ये सी है, किसी उससे चार्ज करते हो, किससे, बैटरी से, बैटरी लगाइए और इसको यहाँ पे हमने यहाँ कहीं टू वे स्विच लगाना पड़ेगा, या सपोज कर लिए हमने चार्ज कर लिया इसको, तो चार्ज हो गया ना, इसको हटाना भी पड़ेगा सर्किट से, कहाँ पे लगाना है, सर्किट से बाहर करना पड़ेगा इसको, यानी चार्ज करोगे तो इस पर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी ये एनर्जी होगी, और यहाँ पे हाफ एल स्क्वायर होगी, है ना। ये कैपेसिटर का काम का होता है चार्ज को स्टोर करना, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आपने पढ़ा है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जब चार्ज हो जाएगा फुल्ली तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ क्यू वी, या v को q बाई सी लिखोगे, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। हम q क्यों ले रहे हैं, चार्ज क्यों ले रहे हैं, चार्ज इसलिए कि चार्ज ही वेरिएबल है यहाँ पे, ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की जगह पे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन में चार्ज यूज करेंगे। अगर आपको लैग्रेंज इक्वेशन यूज करनी है इसमें, तो d अपॉन dt ऑफ डेवर L अपॉन डेवर Q पे डॉट, इसमें सिंपली Q डॉट कर दीजिए, Q माने यहाँ पे चार्ज होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमने पहचान लिया। यहाँ पे आप जानते हो कि करंट के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो I को आप जानते हो क्या होता है, dq बाई dt होता है कि नहीं, और dq बाई dt को Q डॉट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, है ना। अब ये एक्चुअली यहीं से जो करंट है वो चलती है, मूव करती है, एक चार्जिंग टाइम पे और डिस्चार्जिंग टाइम पे। ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, मैं इस पर रिवाइज नहीं करना चाहता, आपसे समझ लीजिए कि ये डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा, इंडक्टर के थ्रू, और इसमें ईएमएफ क्रिएट होता है ना, और बैटरी का तो काम करके हमने हटा दिया था उसको, और फिर ये चार्ज होता है दोबारा। जैसे उसमें सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई जब आपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया, और वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, और फिर काइनेटिक एनर्जी जब अदर साइड में जाता है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का खेल चलता रहता है। यहाँ पे चार्ज हो रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, ये वाला जो ऊपर वाला है ये पोटेंशियल एनर्जी की तरह काम करेगा, ये
काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं। तो इसमें लैग्रेंजियन क्या बनेगा? लैग्रेंजियन हो जाएगा T माइनस B। क्या हुआ? L इक्वल टू क्या होगा? T माइनस B। T इज हाफ Q स्क्वायर बाई C और B इज हाफ L। नहीं, काइनेटिक एनर्जी उल्टा लिख दिया ना, हाफ Li स्क्वायर माइनस, हमने इसको काइनेटिक एनर्जी की तरह कहा हाफ Li स्क्वायर माइनस हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये हुआ, ये T हो गया, ये ठीक है। इसी से आप इसको आप कन्वर्ट कर लोगे हाफ L Q डॉट स्क्वायर माइनस हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये हुआ तो d1 L बाई d1 Q डॉट निकाल सकते हो, इससे d1 L बाई d1 Q निकाल सकते हो। तो इससे क्या निकल के आया? उसको आप d1 L बाई d1 Q डॉट इससे निकल के आ जाएगा, क्या निकलेगा? L Q डॉट, और ये क्या निकल के आएगा? d1 L अपॉन d1 Q, ये आ जाएगा Q बाई C माइनस साइन के साथ। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करने पे क्या निकलेगा? अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, d अपॉन dt ऑफ d1 L अपॉन d1 Q डॉट क्या निकला? L Q डॉट, L Q डॉट, ये d1 L अपॉन d1 Q पे डॉट हो गया, तो माइनस d1 L अपॉन d1 Q पे कितना निकला था? Q बाई C माइनस Q बाई C, ये हुआ, और माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि जो बेसिक इक्वेशन है ये कंजर्वेटिव सिस्टम्स के लिए आप इसी को यूज करते हो लैग्रेंज इक्वेशन के रूप में। अब इसको सॉल्व कर लिया हमने, इससे क्या निकलेगा? L Q डबल डॉट, इंडक्टेंस कॉइल का इंडक्टेंस तो कांस्टेंट है ना, L Q डबल डॉट प्लस Q बाई C तो हुआ। या आप पुराने वाले से कंपेयर करना चाहते हैं और Q डबल डॉट Q बाई LC लिखो। अब आप इसको लिखो d2 Q अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC इनटू Q। अरे ये लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0 Q इक्वल टू। अब आप पुराने वाले से डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी d2, अगर आप लीनियर इक्वेशन मैकेनिकल में करते थे d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। अगर आप एंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की लेते थे तब d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब चार्ज के रूप में लिखोगे तो d2 q अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर q इक्वल टू 0। अब इससे अगर कंपेयर करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है ना, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई LC, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन LC। अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो इसको 2 पाई f लिखो, तो f इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। वही तो सॉल्यूशन निकला। आपने किससे निकाला? लैग्रेंजियन अप्रोच से। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको क्या कहते हैं और प्रॉब्लम्स को आप खुद ट्राई करिएगा, जो आपसे नहीं होंगी मैं उसको बताऊँगा। मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। अब जो हमारे जैसे उपाध्याय में गायरोस्कोपिक फोर्स की जो डेफिनेशन दी हुई है उसको पढ़ लेते हैं, शॉर्ट ही आंसर के लिए होता है। तो मैं गायरोस्कोपिक फोर्स थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, फिर और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे गायरोस्कोपिक फोर्सेस क्या होते हैं?
गायरोस्कोपिक फोर्सेस। स्कोपिक शब्द जानते हो क्या होता है ना? आप कहते हो माइक्रोस्कोप, दर्शी, है ना? तो जो गायरो के हिसाब से दर्शन देता हो, मतलब एक फीलिंग में आता हो, समझ में आता हो, वो गायरोस्कोपिक फोर्सेस हैं। अब यहाँ पे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ऑल द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस, ऑल दी वेलोसिटी, ये खास ध्यान रखना, हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना, ऑल दी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस विच डू नॉट कंज्यूम पावर, वेलोसिटी पे निर्भर करते। आप जानते हो अच्छे तरीके से फिजिक्स में कि आप न्यूटन के लॉ से आप जानते हो कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। यही तो आपने पढ़ा। और जब फोर्स लगाते हो तो वेलोसिटी बदल जाती है, यानी कि उसका में एक्सीलरेशन आ जाता है, त्वरण आ जाता है। यही तो कहते हो। लेकिन अगर वेलोसिटी पे निर्भर करने वाला फोर्स भी हो, उसको पावर कंज्यूम ना होती हो उसमें, लेकिन फिर भी भाई बिना पावर के कोई काम होता है? बिना एनर्जी के कोई होता है काम? लेकिन फिर भी पावर कंज्यूम ना हो, अब फोर्स काम कर रहा हो, बिना पावर को कंजम्पशन के फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड न करता हो, है ना? तो वेलोसिटी डिपेंडेंट जितने भी फोर्सेस हैं जो कि पावर कंज्यूम ना करते हो, वो सारे के सारे गायरोस्कोपिक फोर्स कहलाते हैं। ऑल वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस that does not consume power are गायरोस्कोपिक फोर्सेस। ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब आपने नेचर के द्वारा दिया हुआ फोर्स पहचाना है। सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल के रूप में भी जिसको आप कंसीडर करते हो, कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशन, लॉरेंज फोर्स। कौन सा? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स ये कौन सा होता है? F = qv क्रॉस v। क्या ये फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है? वेलोसिटी बदल जाएगी तो फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। समझ रहे ना? ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज गायरोस्कोपिक इन नेचर। फॉर सच ए फोर्स द पावर कंज्यूम्ड हैपेंस टू बी जीरो। ये इन्होंने पावर के निकाल के भी देखा है कि पावर इसमें निकलती क्या है, इसको प्रूव करके भी दिखा रहे हैं कि देखिए इसमें पावर कंजम्पशन जीरो कैसे होता है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, जो इन्होंने करके दिखाया है। ये आपकी शुरुआती क्लास है, करके देखा जा सकता है। पावर का होता है F ⋅ E। ये फॉर्मूला पावर का पढ़ा आपने? वैसे P होता है dW/, या W/T आपने पढ़ा, वर्क अपॉन टाइम। यही तो पढ़ा आपने, है ना? वर्क क्या होता है? F ⋅ D अपॉन T करोगे, F ⋅ D/D, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा? F ⋅ D। तो D के टर्म्स में हमें पावर का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है? V के टर्म्स में हमने पावर का फॉर्मूला लिख लिया है। तो अब आप देखिए, अब F की जगह पे लिख दीजिए qv क्रॉस v, qv क्रॉस v, और फिर डॉट v लिख दिया आपने। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, qv हमने ऐसे लिखा, ये हम थोड़ा सा इसका इन्होंने चेंज करके दिखाया है, v
डॉट लगाया और इसको v क्रॉस b के रूप में लिखा, ठीक है। v क्रॉस b डॉट b था, क्यों तो वैसे हम नॉर्मली ट्रीट कर रहे हैं स्केलर के रूप में, तो ये v क्रॉस b डॉट b था, हमने v क्रॉस b डॉट b लिख दिया। अब v क्रॉस b क्या होता है? 0। तो बिकॉज फॉर स्केलर ट्रिपल जो हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, a क्रॉस b डॉट c इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस a डॉट b। ये प्रॉपर्टी वेक्टर्स भी आपने पढ़ी होगी, तो ये चीज जो है आप कर सकते हो। उस प्रॉपर्टी को यूज करके इन्होंने किया दैट द वेलोसिटी डिपेंडेंट मैग्नेटिक फोर्स गिवन इन अबव इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ गायरोस्कोपिक फोर्स। ए गायरोस्कोपिक फोर्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन ए जनरलाइज्ड पोटेंशियल u। पोटेंशियल को आप u जनरलाइज्ड पोटेंशियल के रूप में यूज कर सकते हो, सिमिलर टू वन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्सेस गिवन जो भी है। अब आपको मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, बीच में और चीज़ें इसकी सीक्वेंस चेंज करके हमें कुछ जो टाइम का हमें इंटरवल दिख रहा है, कुछ बातें कर ली जाएं, ज़रूरी है जो कि सिलेबस में है। आप जो भी मोशंस होते हैं वो कहाँ होते हैं, पहले ध्यान से, अब आप बुक देखना थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, ये बाद में कर लीजिएगा। आप अच्छे से जानते हो कि ये जो मोशंस हैं स्पेस में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और टाइम भी हमारा इनफाइनाइट इंस्टेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। आप थोड़ा पहले चले जाइए पास्ट में, उसके और पहले चले जाइए, उसके और पहले चले जाइए, या उसके बाद चले जाइए, उसके और बाद चले जाइए, करोड़ों करोड़ वर्षों की गिनती भले ही करोगे, कोई अंत नजर नहीं आएगा आपको समय का। और अगर फ्यूचर में जाना चाहते हो तो वो भी आप ढूंढते रह जाओगे। स्पेस को भी आप इनफाइनाइट का मतलब आप अच्छे से जानते हो। मोशन आप जानते हो कि लीनियर भी होती है, रोटेटरी मोशन भी होती है स्पेस में, आपने अच्छे से जाना। अब घटनाक्रम क्या है कि हमने इस पॉइंट पे कोई घटनाक्रम हुआ, ठीक है, इसके बजाय वही घटनाक्रम दूसरे पॉइंट पे हुआ, वही घटनाक्रम तीसरे पॉइंट पे हुआ। यानी स्पेस में पॉइंट की पोजीशन चेंज करने पे भी अगर सिस्टम की प्रॉपर्टीज वही रहें तो आप सिमेट्रिक स्पेस कहोगे ना, है ना। अब वो शब्दावली पे अभी हम अलग अलग करेंगे। रोटेटरी मोशन है कि हमने इस एक्सेस के अबाउट रोटेट कराया, किसी और एक्सेस के अबाउट रोटेट करा लिया, वगैरह वगैरह, आइसोट्रोपी के रूप में कहलाएगा। टाइम की होमोजेनिटी पे भी कहा जाएगा कि हमने हर पॉइंट सब समान होते हैं। जैसा कि हमारे अबुल कलाम जो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, वो कहते थे कि सारे सब समय समान होते हैं। वो होमोजेनिटी ऑफ टाइम जो फिजिक्स में पढ़ी हुई थी उसी के आधार पर जो अभी आप पढ़ेंगे इसमें वही बोलते थे। कोई फिलॉसफी जो थी वो साइंटिफिक फिलॉसफी थी उनकी। अब जरा मैं पढ़ के सुनाता हूँ इनकी लिखी हुई बातें। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, आइट्रोट्रोपी ऑफ स्पेस एंड होमोजेनिटी ऑफ टाइम। मैं इसका पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुन लीजिए, आप बुक में निकाल लीजिए। पेज नंबर हमारे वाले में 55 है। जेसी उपाध्याय है सबके पास कि नहीं? ठीक है। तो व्हेन वी कंसीडर द मोशन ऑफ ए फ्री पार्टिकल और ए क्लोज सिस्टम, किस किस की मोशन आप बात कर सकते हो? एक पार्टिकल की या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर सकते हो। फ्री है,
फ्री का मतलब है उस पर कोई फोर्स बाहरी लग नहीं रहा। अगर सिस्टम है तो वो क्लोज सिस्टम का मतलब होता है कि उस पर भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, उसका दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। क्लोज सिस्टम का मतलब होता है भाई मैं दरवाज़ा बंद कर लिया, आप मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, आप कोई एक्सटर्नल फोर्स हमको परेशान नहीं कर सकता, तो उसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। भड़काने वाला वो कोई मौजूद नहीं, हमारी विचार को भी नहीं बदल सकता, है ना। एक्सटर्नल फोर्स ही तो होता है जो विचारों को बदल देता है ना। तो अब आप क्लोज सिस्टम का मतलब समझ गए। तो व्हेन वी कंसीडर द मोशन ऑफ ए फ्री पार्टिकल और ए क्लोज सिस्टम इन एन इनर्शियल फ्रेम, अब एक एक शब्द क्या इस्तेमाल फिर करूं। इनर्शियल फ्रेम आप अच्छे से जानते हो, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। भाई हम जहां भी जाते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में जाते हैं, जहां भी होते हैं, चाहे आप इमेजिनेशन के थ्रू जाएं या आप फिजिकली जाएं, ठीक है। आप इसी 3 डायमेंशनल मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मूव करते हैं, और जहां भी आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम रेफरेंस फ्रेम कहलाता है। इसलिए हर जगह फिजिक्स की लैंग्वेज में अपने आप को एक रेफरेंस फ्रेम में स्थित मान के चलते हैं, ठीक है। अब अगर वो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करने वाला फ्रेम कंसीडर करके चल रहे हैं, तो हम इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो अब इस बार फिर सेंटेंस का मतलब दोबारा सुनिए। पढ़ना आसान होता है, लेकिन समझ के पढ़ना थोड़ा सा जरूरी होता है। When we consider the motion of a free particle or a closed system in an inertial frame, the space assumed to be homogeneous and isotropic and time to be homogeneous। ये assume किया जाता है कि हमारा जो स्पेस है वो होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, और टाइम भी होमोजीनियस है। बाय ए क्लोज सिस्टम वी मीन ए सिस्टम नॉट एक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। पूरे पैराग्राफ का मतलब समझ में आ गया। आप लोग आगे डेफिनेशन वाइज चलते हैं। पहली चीज मुझे लगता है कि आप शायद मुझे ना बोलना पड़े, सिर्फ पढ़ेंगे, डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। द स्पेस इज सेड टू बी होमोजीनियस if the physical properties of a closed system are not affected by an arbitrary displacement of the origin of the frame of reference। Are you clear? If you move from one point to another point, that means you are displacing from a point to another point। तो उसी के लैंग्वेज में लिखा द स्पेस इज सेड टू बी होमोजीनियस। अगर उसकी प्रॉपर्टी ना बदले, यहां हम कर रहे हैं चाहे यहां कर रहे हैं, खाना हम यहाँ टिफिन खोल के खा रहे हैं या घर में बैठ के खा रहे हैं, अगर आपको डिफरेंस लगता है तो होमोजीनियस नहीं है, और डिफरेंस नहीं लगता है तो होमोजीनियस, ठीक है। द स्पेस इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्लोज सिस्टम आर नॉट अफेक्टेड by an arbitrary displacement of the origin of the frame of reference। This means that in order to describe the state of motion of a closed system, any point in space is equivalent to any other point of the space। I think you are clear। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पेस इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक। अब दूसरी घटना, सिर्फ हमने ट्रांसलेटरी मूव किया था, अब रोटेटरी मोशन की बात आएगी आइसोट्रोपिक में। The space is said to be isotropic if the physical properties of the closed systems are not changed or arbitrary rotation about the origin of the frame of reference। देखो 70% तो लाइन सेम लिखी है, बस अंतर था सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, इसमें रोटेशन से मतलब। Therefore the description of a closed system एवरी डायरेक्शन इन स्पेस इज इक्विवेलेंट। इन्होंने कहा पॉइंट सब समान है, सारी दिशाएं भी समान है। हालांकि हम लोगों के यहाँ कहावतों में कहा जाता है कि ये पूरब दिशा है, पूरब में न जाइए, पश्चिम में न जाइए, इस दिन उधर न जाइए, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हम लोग ये मान के चलते हैं कि सारी दिशाएं एक समान है, आइसोट्रोपिक है, ठीक है ना। दो इन्होंने कहा द स्पेस इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक इफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज सिस्टम आर नॉट चेंज फॉर आर्बिट्रेरी मोशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देयरफॉर फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ ए क्लोज सिस्टम एवरी डायरेक्शन इन स्पेस इज इक्विवेलेंट
and any direction of the Cartesian axis can be used. अब आ जाते हैं हम लोग स्पेस की दोनों बातें हो गई, ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट की और रोटेटरी मोशन की। एक में होमोजीनियस वर्ड यूज किया जाता है, दूसरे में आइसोट्रोपिक, है ना? ये सिमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए है ना? अब टाइम की बात पे आते हैं। द टाइम इज सेड टू बी होमोजीनियस if the physical properties of a closed system are not affected by any arbitrary displacement of the origin of the time. Hence, any moment of time can be taken to describe a closed system. The homogeneity and isotropy of space and homogeneity of time imply the invariance of physical properties of a closed system under certain operations known as symmetry operations. इन्हीं को symmetry operations कहा जाता है. These operations leave the configuration and states of motion unchanged. ठीक है? The homogeneity of space correspond to an arbitrary translation (bracket में symmetry operation), isotropy of space of an arbitrary rotation and homogeneity of time to an arbitrary shifting of time or time translation. We can describe a closed system by its Lagrangian. अब सीधे सीधे से चैप्टर की बात पे आ सकते हो कि हम सिस्टम को, आप क्लोज सिस्टम को लैग्रेंजियन से डिस्क्राइब करेंगे। लैग्रेंजियन का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है? दिस लैग्रेंजियन मस्ट बी इनवेरिएंट अंडर ऑपरेशंस। अगर हम सिस्टम की बात करें तो सीधे उसके लैग्रेंजियन को उठा लेंगे। अगर लैग्रेंजियन दोनों स्थितियों में, हर परिस्थिति में चेंज नहीं होता तो समझेंगे कि वो इनवेरिएंट है। The Lagrangian must be invariant under the operations of translation and rotation in space and time shifting. टाइम की शिफ्टिंग चाहे पास्ट में जाइए, प्रेजेंट में रहिए या फ्यूचर में रहिए। These symmetry operations on the Lagrangian have very important consequences. Each symmetry operation results in a conservation law representing a physical quantity or an integral of motion to be conserved. This physical quantity is additive. The value of physical quantity for the entire system is the sum of values of different parts of the system. Thus, every symmetry in the Lagrangian corresponds to a conservation law. इसी में conservation laws आ जाएंगे। ये जनरल डिस्कशन है और फिर इसके बाद ये आते हैं homogeneity of space and conservation of linear movement. जो conservation laws जोड़े गए हैं ना सिमेट्री के साथ, homogeneity के साथ, तो एक ये टॉपिक है। इसको हम आज आगे नहीं बढ़ाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, हम नेक्स्ट में करेंगे। और उसके बाद दूसरा है आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैकेनिक्स में आप पढ़ते ही क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होमोजेनिटी ऑफ स्पेस के साथ जोड़ोगे, चूंकि ट्रांसलेशनल शिफ्टिंग से मतलब है उसका। और जब रोटेशनल मोशन होता है, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग से जुड़ा होता है, तो ये हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लेकिन लैग्रेंजियन अप्रोच से तो छोटे से में डिस्कशन है। हमें तो लगता है कि बहुत इशारे भर में आप समझ जाओगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। और होमोजेनिटी ऑफ टाइम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो टाइम का संबंध है वो एनर्जी से, आप समझ गए ना? देखिए, आप देखिए वहाँ भी जाइए क्वांटम मैकेनिक्स में, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, बेसिक लॉ ऑफ नेचर में कहा जाता है, उसमें आप देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को तीन रूप में व्यक्त किया जाता है, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस, यही कहते हो। तो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस से मिला के आप काम कर सकते हो। दूसरा होता है डेल्टा जे, डेल्टा थीटा, या डेल्टा थीटा, डेल्टा जे, जो भी कहते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और अनसर्टेनिटी इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम। और तीसरा जोड़ा जो बनाया जाता है, पेयर बनाया जाता है, वो टाइम और एनर्जी, डेल्टा ई, डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। तो जो होमोजेनिटी ऑफ टाइम वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जुड़ी हुई है। इन तीनों चीज़ों को आपको करना है। इसके बाद है इनवेरिएंस अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि शायद आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। हम इसमें अंतर क्या है, सारे कंसेप्ट वही रहेंगे, बस लैग्रेंजियन को आपको दिखा देना है कि आप L इक्वल टू L डैश रहेगा, यही तो कहेंगे आप।
कि आप दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे, एक एस और एक एस डैश, यही तो करेंगे आप। तो पहले लैग्रेंजियन एल लोगे, दूसरे वाले में एल डैश लोगे। तो दोनों में अगर कोई समानता व परिवर्तन नहीं होता है तो लैग्रेंजियन इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये करना है, इसको हम समराइज करेंगे नेक्स्ट टर्म पे। और जो जरूरी होगा इस बुक के हिसाब से मैं कहूँगा कि आप उनसे बुक लेके आप उसकी फोटोकॉपी करा लीजिएगा। और होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस एंड होमोजेनिटी ऑफ टाइम इस बुक की लैंग्वेज के हिसाब से और पढ़ें। मतलब इससे थोड़ा बेटर और दिया है, जिसको हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, हम सोच रहे हैं क्योंकि इससे अगर हम पढ़ाएंगे तो इसमें नोटेशन चेंज है, फिर हमें इन नोटेशन को इस नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम आर्टिकल्स आप इसी बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।